7 बज गए थे। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। पान की दुकान के सामने सब लोग चुपचाप खड़े होकर समाचार सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है, किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। रेडियो पर प्रसारित ये समाचार दिल दहलाने वाला था। उन दोनों मित्रों का कलेजा धड़क उठा। उनके चेहरों पर आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु तुरंत ही वे दोनों सहज भी हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। उन दोनों के अतिरिक्त चारों ओर कहीं कोई परेशानी नहीं थी। पानी देकर लौटने वाले लोग आमदनों की तरह हंस बोल रहे थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी जरूर थी। कहीं नीचे का सामान ऊपर किया जा रहा था, तो कहीं रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो सामान लादा जा रहा था। बाजार में खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, लेकिन पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। इस संकट की घड़ी में कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में वहां उपस्थित लोगों के बीच केवल हमारी सूरतों पर मुर्दानगी नजर आ रही थी। लेखक को लगे कि अब यदि वे वहां थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण उन पर ठहाका कर हंस सकते हैं ठटाकर हंस सकते हैं। कहीं वे फफ्तियों न कसने लगे फफ्तियां न कसने लगे। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो। वहां ऐसी बातें चारों ओर से उछाली भी जा रही थी। तरह तरह की चर्चा चल रही थी। कोई कहता कि एक बार डूब ही जाए, कहीं धनुष कोटि की तरह पटना लापता न हो जाए, चलो सब पाप धुल जाएगा। कोई कहता चलो गोल घर के मुंडे मुंडेर पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर बैठ जाएं। भाई, वही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों के लिए। काले कारोबारियों के घर पर छापा मारने का, आसानी से फंस जाएंगे। वाह माल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। लेखक ने एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ लेने का मन बनाया, पर क्या क्या लूं? हेडली चीज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मनी सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब? लेखक को इस तरह किताबें उलटते पलटते देख दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। वह किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। लेखक अपने मित्र से विदा लेते समय बोला, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध लेगा। लेखक को याद आया कि 1947 में मनिहारी, तब पूर्णिया और कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वयं सतीनाथ भादुड़ी के साथ वे गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में नाव पर जा रहा था। चारों ओर पानी ही पानी था। तभी लेखक को दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा, तो उसने कहा, वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी प्रत्युत्तर में बोले, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद हो मिलेंगे। सचमुच लेखक ने देखा कि वहां चींटी चींटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक पनाह लिए हुए थे। भादुड़ी जी की सख्त हिदायत थी कि हर नाव पर पकाई घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, की दवा, दिया सलाई की डिबिया, केरोसिन तेल रहना चाहिए। सचमुच वे जहां भी जाते, खाने पीने की चीज से पहले पकाई घाव की दवा, दिया सलाई की मांग होती थी। 1949 लेखक की दूसरी घटना भी याद आई, जब लेखक महानदार बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में गया था। उनकी नाव पर रिलीफ के एक डॉक्टर साहब भी थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान को जब नाव पर चढ़ाया तो उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर डर कर चिल्लाने लगा, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। यह सुनकर बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूं नहीं जाएगा। नौजवान के पीछे पीछे उसका कुत्ता भी छपाक से पानी में कूदा, मानो वह कह रहा हो, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। परमान
नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में जब वे राहत बांटने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां लोग कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे थे। वे बस किसी तरह भी जी रहे थे। तब जब लेखक और उसके साथी टोले के पास पहुंचे तो उन्हें ढोलक और मंजीरी की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा ऊंची जगह मचान जैसी एक स्टेज बना रखी थी। वहां बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर एक काला कलूटा नटुआ नट नर्तक दुल्हन के हाव भाव को प्रकट कर रहा था, यानी वह धानी है। और घरनी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला पति उसको मनाकर राह से लौटाने गया। इस पद के साथ भी ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागेड़ धागेड़ धागेड़, चक्के चकदुम चक्के चकदुम चक्के चकदुम। नृत्य देखकर वहां उपस्थित कीचड़ पानी में लथपथ भूख की प्यास से नर नारी के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट बिखर गई। लेखक ने कहा कि ऐसे समय में जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी खाने पीने की, वहां भी वो लोग बगैर लोक नृत्य के माध्यम से बगैर खुश थे, अपने गम को भुला रहे थे, दुख को भुला रहे। नृत्य देखकर वहां उपस्थित कीचड़ पान लथपथ भूखे प्यासे नर नारी के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट बिखर गई। लेखक को लगा कि ये रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें न दे सकेंगे। बल भाई नाच देखते देखते उन्हें अपने अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हुई। एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। लेखक तब बालचर था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधों का भेला बनाकर किसी तरह काम चला। वहीं जिम्मेदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली और थोड़ी मारपीट भी की। लेकिन बताता सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया, तब एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, उस पर केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट में डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर नेस कैफे पाउडर के मथ रही थी। एस्प्रेसो कॉफी बनानी थी। शायद दूसरी लड़की किसी सचित्र रंगीन पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खेने में मस्त था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेककर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर सामने गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। उनकी नाव जब लेखक के ब्लॉक के पास गोलंबर में पहुंची तो अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां सीटियां फिरतियों बरसा कर दी। गोलंबर में मंडरा मंडरा कर गूंजने वाले शोर का जो ध्वनि संयोजन हुआ, वैसा बड़े से बड़ा गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाता। उन फुआड़ युवकों की सारी एग्जीबिशन तुरंत छुमंतर हो गई। युवतियों के रंगे लाल लाल होठ, गाल काले पड़ गए। तब नाव पर एक अकेला ट्रांजिस्टर ही था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहे लो है, वह न आए रह लो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया। लगता है कहीं अटक गया अथवा जहां तक आना था वहां तक अगर रुक गया। तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों ने जीत हो गई थी शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। पानी तो इधर से ही जाएगा क्योंकि रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। सभी जगे हुए कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन कर रहे थे। उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती, चौप चौप चौप। लेखक ओए धाको ऐसे गेछे जल। प्रातः उसे झकझोर कर जगाया गया। उसने घड़ी देखी, 5:30 बज चुके थे, सवेरा हो चुका था। आए रह लो है पनिया, पानी आ गए लो। ओ राम सिंगार, ओ मोहन रामचन्नर, अरे हो। लेखक यह सुनकर अपनी आंखें मलता हुआ उठा। उसने पश्चिम की ओर देखा कि थाना के सामने सड़क पर मोटी डोरी की शकल में मुंह में झाग फैलिए पानी आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था।
पानी के साथ साथ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल भी भागा फिर रहा है। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे भंगी बस्ती के पास जो बच्चे कूदते लगते हैं वे बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया था। ब्लॉक नंबर 4 में नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। लेखक बाढ़ को देखने के लिए दौड़कर छत पर आया। उसने चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार को सुना। वहां बहते हुए पानी का कल शोर, बहती लहरों का नाच था। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी लेखक पिछवाड़े के में घुस आया था। अब गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी ही पानी नाच रहा है। धीरे धीरे पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है! इस सोन नदी का पानी है, इसे गंगा भी कहते हैं। सोन नदी को वहां पर क्या कहते हैं? गंगा। अतः गंगा जी पानी का है। आए गए लोग। देखते देखते सामने की दीवार, ईंटें पानी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे पानी डूबते जा रहे हैं। ताड़ के पेड़ का तना भी अब डूबता जा रहा है। लेखक सोचता भी यदि उसके पास मूवी कैमरा हो और एक टेप रिकॉर्ड होता तो वह इस दृश्य को कैद कर लेता। लेखक बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया, किंतु पानी का इस तरह आना उसने कभी नहीं देखा। लेखक मानता अच्छा हुआ जो यह पानी रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने क्या हाल होता। उसके देखते देखते गोल पार्क डूब गया। पार्क की फैली हरियाली लोप हो गई। जब अब लेखक के घर के चारों पानी पानी नाच रहा था। पानी का तैरते भूरे झाग देखकर लेखक सोचता है भूरे रंग की भेड़ों का झुंड। उसने झागों को क्या कहा है? भूरे रंग की भेड़ों का झुंड। भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। एक चाय वाले की झोंपड़ी बह गई। लेखक इस बाढ़ के दृश्य कैमरे में कैद न कर सका। टेप रिकॉर्ड के आवाज कैद न कर सका। उसके पास कलम न थी जो लिख पाता। बस उसके पास इस समय उस बाढ़ की स्मृतियां हैं, जो स्मृतियां पटल पर बरबस अंकित होती चली गई हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वहाँ के आंचलिक वातावरण का, वहाँ पर आए हुए